हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज 2016 की है। इसमें हम पीवाईक्यू एक नज़र में देखते हैं। तो आप जब भी ज्योग्राफी को पढ़ें तो इन पीवाईक्यू को जरूर देखें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो में इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि प्रश्नों की संख्या भी कम पूछी गई। 2016 का इसमें करंट ज़्यादा पूछी गई थी, लगभग 3 प्रश्न 4 प्रश्न आए थे इसमें, ठीक है। तो हमने उन्हीं 3-4 प्रश्नों को लिया हुआ है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, हम सीधे सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए भूगोल का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो हम पीवाईक्यू देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी बाउंड्री जो है सेट हो पाएगी कि हम कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो हम सही दिशा में पढ़ पाएंगे और फालतू की चीज़ें जो हैं उनको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। अब देखिए इलेबरेट, मतलब सिलेबस को इलेबरेट किया करिए। कैसे कि भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ठीक। इस तरह से, मतलब भारत का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो हम सिलेबस को देखेंगे। तो आप जीएस फर्स्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ज्योग्राफी का सिलेबस दिखाई देगा। तो हम ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पर 12 पॉइंट हैं। तो 12 पॉइंट में 10, 11 और 12, मतलब 3 पॉइंट सिर्फ ज्योग्राफी को दिए हुए हैं। तो हम इसको देखेंगे तो भारत के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, इसको देखना है। फिर विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक, दक्षिण एशिया को शामिल करते हुए, ठीक है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। फिर विश्व में, जैसे ये विश्व है, इसमें भारत को शामिल करते हुए, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, ठीक है। तो जिम्मेदार कारक के मतलब जैसे मान लो कोयला आपको मिल रहा है कहीं पे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरह से आपको एल्युमिनियम मिल रहा है तो वहाँ पर स्टील, एल्युमिनियम इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी, इस तरह से। फिर देखिए भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोतों और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जाति में परिवर्तन और इसके प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, ठीक है। तो हमको जब भी पढ़ना है तो इन सब चीज़ देखिए, यहाँ पर जो जो चीज़ें मेन दी हुई हैं तो उनको तो पढ़ना है। जैसे भूकंप है तो भूकंप भाई सिलेबस में दिया है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। प्रीलिम्स में पूछ लेता है सुनामी, इनसे भी सिलेबस में मतलब पूछने की संभावना बनी रहती है। अभी हाल फिलहाल में भूकंप की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली है ना। पिछले 2-3 साल में देखोगे इनकी आवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। अभी देखने आपको अफगानिस्तान के जलालाबाद में आपको देखने को मिला है। तो यूपीएससी इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी हलचल, कहाँ पर ज्वालामुखी है, चक्रवात आपको पता ही हर साल आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है 2016 में सिर्फ 3 प्रश्न, यहाँ पर 3 दिया है मैंने, 1-2 मैपिंग के क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें, अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर कह दिया भारत में निम्नलिखित में से, अब देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ प्रश्न क्यों दिखा रहा हूँ, आंसर तो बताने आया नहीं हूँ, प्रश्न दिखा रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो कैसे यूपीएससी प्रश्न फॉर्मेट बनाता है। देखिए प्रश्न बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपको लगता है कि अरे उठाया कैसे बना दिया, वो प्रश्न ऐसा बनाता है कि जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो पढ़ा हुआ कैंडिडेट है, वही केवल प्रश्न को सॉल्व कर पाए, और जो ना पढ़े हुआ है उसको समझ ही में ना आए। वो ये मतलब कि एग्जामिनर जो होता है वो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रश्न बनाता है। आपके लिए क्या सरल होता है कि आपको इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो पता ही, मतलब कोई ना कोई आपको चूज करना है, ऑप्शन 1, 2, 3 में से कोई ऑप्शन चूज करना है। उसके लिए क्या ऑप्शन बनाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आप इसके फॉर्मेशन को समझने लगोगे ना, तो आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ोगे तो आप खुद फॉर्मेट करने लगोगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें सेल गैस का संसाधन पाया जाता है। तो पहले आप कैम्बी बेसिन, पहले आप उठाओ एटलस, देखो कैम्बी बेसिन कहाँ है, कावेरी बेसिन, इसको देख लो मैपिंग में, यहीं पर मैपिंग भी तैयार हो जाएगी। फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन देख लो, ठीक है। फिर इनकी नदियों को भी देख लो कि कैसे गोदावरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, कैसे बह के कहाँ पर गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है कि आपकी जो है अरब सागर में गिरती है ना। इस तरह से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मैपिंग बेस में ये तैयार, अगली बार हो सकता है कि केवल यही रख दें कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कुछ भी रख देगा कि बंगाली खाड़ी में गिरती है, या कुछ भी ऐसा करके बना के लिख देगा, है ना। इनकी सहायक नदियाँ पूछ लेगा। तो यही रहता है, ऐसे घुमा घुमा के यूपीएससी प्रश्न होता है। फॉर्मेशन आपको पता चल गया ना, अगली बार किसी और चीज़ को रख देगा, कोयला क्षेत्र रख देगा और उठा देगा कि ये आपके भारत के एलिफेंटा द्वीप के आसपास मिलते हैं, असम उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र रख देगा। तो यूपीएससी ऐसे फॉर्मेट रखता है, तो आपको फॉर्मेशन उसका याद रखना है। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रैप या ड्रिप योजना पद्धति के प्रयोग का लाभ है। लाभ क्या क्या होगा, खरपतवार में कमी, ड्रिप सिंचाई आपको पता ही है ना, उससे संबंधित कुछ पूछ रहा है। मृदा लवणता में कमी, मृदा अपर्दन में कमी। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि ये यूपीएससी कैसे प्रश्न इसके बना रहा है, ठीक। तो आप पहले तो ड्रिप जो योजना है या ड्रिप सिंचाई इसके बारे में पढ़ लो,
है ना। इसको पढ़ो और देखो कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, फिर इसको मेंस में भी उठा के रखो, ठीक है। इनको पढ़ लोगे तो ऐसे प्रश्न आराम से आप सॉल्व कर लोगे। फिर चलते नीचे, फिर क्या, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान, अब इसका मतलब खनिज जो प्रतिष्ठान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि इनका क्षेत्र किसके आधार, मतलब किसके अधीन होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है कि केंद्र सरकार के अधीन होता है ना। तो यहाँ पर खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों को हित की रक्षा करना, राज्य सरकार को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। अब ये देखिए, इसी से संबंधित प्रश्न एक बार और बना है अभी हाल फिलहाल में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से सन में बना, हाल फिलहाल में बना हुआ 2-4 साल में। तो आप देखना कि इन्हीं में से घुमा घुमा के पूछता है, तो इनमें आप देखिए कि ये कैसे बना सकता है। तो हो सकता है कि अगली बार किसी और खनिज प्रतिष्ठान पर रख दे प्रश्न, है ना। फिर आगे चलते हैं, भारत में कृषि में निम्नलिखित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना। अब इस समय क्या चल रही है, नैनो यूरिया चल रही है, प्रश्न पूछा हुआ है उससे, है ना। तो अगली बार हो सकता है कि उससे कुछ और फॉर्मेट करके बना दे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी मुक्त नहीं होती। देखिए ये ऐसी होती है ना, बिल्कुल भी, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो जाते हैं, तो इनको मैं बताऊंगा कॉमन सेंस में कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर विशेष फसलों के लिए एक अप्रतण बड़ी जटिल हिंदी रहती, अपतृणनाशी मतलब विसिसाइड, विडिसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पढ़ना है कि ये क्या होती है। तो पहले आप नीम लेपित यूरिया पढ़ो जाकर के क्या होती है, ठीक है। गूगल में सर्च करो, कहीं से भी थोड़ा सा इसके बारे में जानो कि होता क्या है। फिर नैनो यूरिया भी आप देखो, है ना, नैनो यूरिया क्या है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो इन प्रश्नों को आराम से हल करने की स्थिति में होगी। तो अगली बार जो भी प्रश्न बनाएगा वो आपके दायरे में होगा। फिर ऐसे नदी तंत्र आप पढ़ोगे, नदी तंत्र आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ोगे तो इनमें से पता चल जाएगा दिमाग, केमांग, लोहित कौन सी हैं, है ना। तो आप इनके नदी तंत्र को पढ़ो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ गंगा नदी तंत्र पढ़ो जा करके, गंगा यमुना, ठीक है। फिर मैं कल और बताऊंगा जब ज्योग्राफी कराऊंगा, तो ऐसे नदी तंत्र आप बताऊंगा। आप एटलस उठाओ, जितने भी देख सकते हो उतना देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, आराम से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो आपका आराम से सिलेबस भी होगा और सही दिशा में आप पढ़ पाओगे। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।